इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। वक्त तो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसद सत्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की महत्वपूर्ण मुलाकातें और बारामती प्लेन क्रैश पर बोले, मृतक अजीत पवार की मौत दुर्भाग्यपूर्ण, सत्य सामने आना चाहिए, जांच जारी है और सभी एजेंसियां सही तथ्य सामने लाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में भागीदारी की अपील की। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि केवल 55% किसानों ने अब तक पंजीकरण कराया है। सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव परिणाम पर भाजपा पर लगाए साम दाम दंड भेद और दबाव के आरोप। कहा कि जीत प्रजातंत्र की जीत, साथ ही विधायकों को दी चेतावनी, अपना ईमान बेचा तो होगी सख्त कार्रवाई। आगरा ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक टैंक फटने से मैकेनिक गंभीर रूप से झुलसा, घायल अवस्था में एसएन हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, हालत नाजुक। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संसद सत्र के दौरान अपने हालिया दौरे और कई महत्वपूर्ण मामलों पर प्रतिक्रिया दी है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि संसद सत्र के दौरान उन्होंने कई सांसदों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने महाराष्ट्र के धर्मांतरण कानून 2026 पर भी अपनी राय दी और बताया कि उनकी महायुति सरकार राज्य की संस्कृति और लोगों के हित में निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों का जवाब उनकी सरकार अपने कार्य से देती है। बारामती प्लेन क्रैश पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मृतक अजीत पवार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सच सामने आना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार, केंद्र संबंधित एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है और रोहित पवार ने भी सही जांच की मांग की है। किनसे मुलाकात हुई और क्या चर्चा? पार्लियामेंट सेशन जब चलता है तब हमारे एमपीज लोगों को मिलने में आता हूँ और वैसे मैं आया हूँ, हर साल आता हूँ, मतलब हर पार्लियामेंट सेशन में आता हूँ। तो सभी लोगों को रात को भी मुलाकात होगी, मीटिंग हो गई उनके साथ, हमारे सब एमपीज के साथ, मिनिस्टर के साथ, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी मुलाकात हुई, हमारे स्पीकर ओम बिरला जी के साथ मुलाकात हुई, कई मिनिस्टर भी वहाँ आए थे, सभी के साथ एक मुलाकात हो गई। सर, महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन बिल जो आया है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो वैसे ही ये कह रहे हैं कि ये वर्स्ट से भी वर्स्ट है, बुरे से भी बुरा है। क्या कहेंगे इस विषय पर? लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इस बिल को लेकर। देखिए, महाराष्ट्र के एक अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के हमारी जो महायुति सरकार है, ये लोगों के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है। और विपक्ष तो जब से महायुति की सरकार आई है तो हर निर्णय के विरोध में, खिलाफ में विरोध करता है, आरोप लगाता है। हम उनके आरोपों को हमारे कामों से उत्तर देते हैं, और इसलिए हम महाराष्ट्र की सरकार आम जनता की सरकार है, उसके लिए हम काम करते हैं। एक सवाल, अजीत पवार जी की जो प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई दुखद, उसके बाद लगातार रोहित पवार और सब उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात की, उससे भी लेटर लिखा गया, क्या कहेंगे? रोहित पवार जी मुझे भी मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और उनका यही कहना है कि इसकी सही जांच होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार भी उसकी जांच कर रही है, सीआईडी भी उसकी जांच कर रही है, एसआईटी कर रही है, और केंद्र सरकार भी उसकी जांच कर रही है। तो निश्चित रूप से उसमें हमारे सहयोगी अजीत पवार जी, इनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत, ये हमारे सबके लिए एक बड़ा हादसा है, और इसलिए सच जो भी हो
सामने आना चाहिए, ऐसी रोहित पवार की मांग है और उसमें ये सब एजेंसियां काम कर रही है। निश्चित रूप से जो सही है सही आएगा। 5 राज्यों में चुनाव होने कितने सुनिश्चित। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत किसानों से अपनी फसल का पंजीकरण कराने की अपील की है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों की फसल का निरीक्षण किया जाता है और उसका रिकॉर्ड पंजीकृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब तक केवल 55% किसानों ने ही अपनी फसल का पंजीकरण कराया है। सरकार ने समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है, बल्कि 45% किसानों से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द अपनी फसल का पंजीकरण कराएं ताकि सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा मिल सके। शेतकऱ्यांना आपल्या माध्यमातून आहे राज्य में जो क्रॉप सर्वे है वो क्रॉप सर्वे का जो डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से हम किसानों के जो फसल का सर्वेक्षण करते हैं और उसको हम रजिस्टर करते हैं, इसकी जो डेट थी वो डेट अभी निकल चुकी है। 55% ही केवल किसानों ने इस पे रजिस्ट्रेशन किया है। 45% किसान अभी भी जो रबी फसल है इसके नोंदनी नहीं हुई है। तो सरकार ने 31 मार्च 2026 तक अब ये मुदत बढ़ा दी है, इसका टाइम बढ़ा दिया है। तो किसानों को रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि 45% किसान अभी भी ये ई क्रॉप सर्वे पे नहीं आए हैं, उन्होंने अपना जो फसल है वो रजिस्टर नहीं किया है। तो आपके माध्यम से किसानों को विनती है कि ये सर्वे में आप भाग लीजिए और 31 मार्च 2026 तक ये ई पीक पानी का जो सर्वेक्षण चलने वाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में कई हथकंडों और दबावों का प्रयोग किया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा के नागरिकों विधायक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। उन्होंने बताया कि भाजपा ने हर तरह का साम दाम दंड भेद अपनाया, बोली लगाई और दबाव डाला, लेकिन हमारी पार्टी और विधायकों ने खरीद फरोख्त को रोकने का काम किया। उन्होंने इस जीत को प्रजातंत्र की जीत बताया और कहा कि अवैध घोषित किए गए 4 मत वैध हैं। साथ ही सांसदों ने चेतावनी दी कि जिन विधायकों ने अपनी ईमान बेची उनके खिलाफ कांग्रेस कड़ी कार्रवाई करेगी और जनता उनसे जवाब मांगेगी। आज इस मौके पे हम सब मिलकर हरियाणा के लोगों को बधाई देते हैं। हरियाणा का एक एक नागरिक बधाई का पात्र है। हरियाणा के वो विधायक कांग्रेस के बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस तरह के षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश किया, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके का हथकंडा अपनाकर मात्र एक राज्यसभा सीट के लिए इस तरह की अनैतिक राजनीति आज तक कभी देखी नहीं गई हो, जो पूरे देश में साम दाम दंड भेद के प्रयोग किए गए, बोली लगाई गई और प्रेशर लगाया गया। जहां लोभ लालच देना था वहां लोभ लालच दिया गया, जहां कोई प्रेशर देना था वहां प्रेशर दिया गया। किसी तरीके से राज्यसभा की सीट जीते, लेकिन खरीद फरोख्त के तूफान को हमने रोकने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने रोकने का काम किया, हमारे विधायकों ने रोकने का काम किया। जब खरीद फरोख्त नहीं चल पाई तो उसके बाद रात के अंधेरे में प्रजातंत्र का गला घोटने का भी प्रयास हुआ। जो हमारी वोट इनवैलिड की गई काउंटिंग में 4 वोट, वो सारी वैलिड वोट है। हम दावे के साथ कहते हो हमारी वैलिड वोट है, मगर धक्के से, धक्काशाही से, क्योंकि बीजेपी का प्लान ये था कि इनेलो उनको आके वोट दे। लेकिन इनेलो को पता, जब इनेलो को ये पता चल गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके हैं तो इनेलो मैदान छोड़ के भागी। इनेलो ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे रखवाई अपनी, दूसरी 2 बजे, तीसरी 3 बजे और 3:30 बजे मैदान छोड़ के भाग गई, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि कांग्रेस का उम्मीदवार उनकी वोट के बावजूद जीत रहा है। तब बीजेपी ने अपना प्लान बी और इनवैलिड वोट धक्के से प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। लेकिन प्रजातंत्र को रात के अंधेरे में चंडीगढ़ में बचाने का अगर काम किया तो वो हमारे उन नायक विधायकों ने किया, जिन विधायकों ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और नैतिकता का रास्ता भी देश में लेने का काम कांग्रेस के विधायक करते हैं। मैं बधाई देता हूं उन विधायकों को, मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को। ये जीत प्रजातंत्र की जीत है, ये जीत जनतंत्र की जीत है। प्रजातंत्र ने धनतंत्र को हराने का काम किया और भाजपा के षड्यंत्र को हराने का काम किया, और ये लड़ाई यहां नहीं रुकेगी। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम हरियाणा कोने कोने में जाएंगे,
और लोगों के सामने सारी बात रखेंगे। आज हरियाणा की जनता को भी इस बात पे मंथन करना होगा और देश की जनता को भी कि अगर ऐसे प्रजातंत्र इस हाल में अगर रहेगा तो आने वाला समय, आने वाले भविष्य में जनता को जागरूकता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी एकजुट होकर। तो आज बधाई देते हैं आप लोग को और जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाएंगे। हमारे विधायक, हमारे सभी जो साथ हमारे ये इस मौके पर, हाँ, अब इस मौके पर हम अपने पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। हम अपने पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। वेणुगोपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं और सभी कांग्रेस के जो हरियाणा के हमारे विधायक हैं उनको बधाई देते हैं और हमारे सांसद, लोकसभा सांसद जो जिन्होंने जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते के अंदर दिन रात हमारे सभी लोकसभा सांसदों ने जो प्रयत्न किए वो भी किसी से छुपे नहीं थे। प्रियंका जी को विशेष तौर पे मैं बधाई देता हूं, उनका विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। ये राज्यसभा सीट, आप खुद सोचें, हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव है और गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ऑब्जर्वर घोषित करने का काम वहां पे, उनका हवाई जहाज वहां पे उतारने का काम हुआ और उनके तरफ से और भाजपा की तरफ से क्या क्या विधायकों को तोड़ने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए गए होंगे, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये आज इस देश के हाल लोकतंत्र है। इस अवसर पे जो क्रॉस वोटिंग हमारे जिन विधायकों ने अपना जमीर बेचने का काम किया है, अपना ईमान बेचने का काम किया है, वही नहीं, उनकी अगली पीढ़ियों तक भी हरियाणा की जनता, उनके क्षेत्र की जनता हिसाब मांगेगी। हम उनके हलकों में जाएंगे, हम सब जाएंगे और हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांगेगी। और कांग्रेस पार्टी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा ही रही है। कौन कौन विधायकों ने अभी आज आपको पता चल जाएगा सब। कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन विधायकों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लेने का निर्णय किया ही है, लेकिन केवल पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, जनता भी उनका आने वाले समय में उनका हिसाब किताब लेने का कार्य करेगी। जिले के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में एनटीपीसी के केरेडारी कोल माइन से विस्थापित हुए भूरहितों के पुनर्वास के दौरान उत्पन्न समस्याओं को लेकर हाल ही में पांडु मुखिया सकीवा खातून के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में हजारीबाग उपायुक्त के दिशा निर्देश के आधार पर एसडीएम ने बिजली विभाग, केरेडारी बीडीओ, सीओ और एनटीपीसी अधिकारियों के साथ पांडु गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विस्थापित परिवारों की मूलभूत समस्याओं का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली, सड़क और जलपूर्ति जैसी सुविधाओं में कई कमियां हैं। कई परिवार अभी भी आवास और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे एसडीओ साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई गाँव वालों का। उस बैठक में एक सर्वे करने का निर्णय लिया गया है। सर्वे के अनुसार रोड का, बिजली का और पानी का, इस बेसिक सुविधाओं पर जो है हम लोगों को बोला गया है काम करने के लिए सर्वे होने के बाद। सर, बीते दिनों की बात है, यहाँ पे सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था, इस पर क्या? देखिए, सीआईएसएफ की तैनाती 2 साल पहले पकड़ी बरवाडी में हो चुका है, इसके बाद चट्टी बरियातू में हो चुका है, इसके बाद हमारा केरेडारी में आज से 4 दिन पहले हुआ है। सीआईएसएफ का तैनाती यहाँ की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इनको नियुक्त किया है। आए दिन यहाँ पे हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट होता है, आए दिन हमारे ट्रक जलाए गए हैं यहाँ पे, आए दिन ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे एसेट जो है बहुत से ये चोरी होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को लगाया गया है और बाकी इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते। बीते कुछ दिनों से एनटीपीसी की केरेडारी कोल माइंस परियोजना बंद है, बंद होने का क्या कारण है? एनटीपीसी केरेडारी का कोयला खनन परियोजना जो है करीब 12 मार्च से बंद पड़ी हुई है। उसमें बीजीआर से हम लोगों ने बात किया है। बीजीआर का कुछ इंटरनल इशू है, उसके इंटरनल इशू को जल्द से जल्द वो सॉल्व कर रहा है। हो सकता है कि 1-2 दिन में चालू किया जाएगा। धूल कण प्रदूषण के लिए एनटीपीसी के द्वारा क्या किया जा रहा है क्षेत्र में? धूल कण प्रदूषण के लिए एकदम क्लियर कट है कि गांव वालों के द्वारा यहाँ पर टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हमारे कोयला खनन परियोजना का जो बाउंड्री वाल है उसके चारों तरफ जो है हम लोग बाउंड्री वाल बना रहे हैं और हम लोग नेट लगा रहे हैं, ग्रीन नेट, वो चारों तरफ लग रहा है कि जिससे कि हमारे बगल में जो गांव के लोग बसे हुए हैं वो प्रभावित ना हो।
सर एनटीपीसी की केरेडारी और चट्टीबारी तो 2 कोल परियोजनाएं क्षेत्र में संचालित है। अभी तक यहाँ पर एक अदद हॉस्पिटल, एक अदद डिग्री कॉलेज का स्थापना नहीं हो पाया, जबकि यहाँ पे एनटीपीसी का आए हुए काफ़ी लंबे अरसे होने को, ऐसे में इसके लिए क्या किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा? एनटीपीसी केरेंदारी द्वारा यहाँ पर केरेदारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पर हम लोगों ने एम्बुलेंस दिया है इसी गांव की सुविधा के लिए। वहाँ पर एक्सरे मशीन दिया गया है 2 साल पहले, अभी तक वो ऑपरेशनल नहीं है। तीसरी चीज वहाँ पर हमने डीजी सेट दिया है और हमारा 24 घंटा यहाँ पर एम्बुलेंस हमारे पांडु पंचायत में उपलब्ध है। किसी को भी कोई असुविधा होती है वो सुविधा दी जाती है। हॉस्पिटल के लिए अगर जगह दिया जाएगा तो एनटीपीसी केरेंदारी उसको बनाएगी, हमें जगह उपलब्ध कराया जाए हम देंगे। इसके अलावा एनटीपीसी के अंदर जो हॉस्पिटल है, हम पीएपी के लिए एक मिनिमम अमाउंट पर कुछ टेस्ट हैं, कुछ एक्सरे अभी हम करने जा रहे हैं, वो सुविधाएं हम देंगे। वो सुविधाएं उपलब्ध है, हम करेंगे उसको। मामला है लोचर रोड के लिए वहाँ के ग्रामीणों ने लिख कर दिया था कि हमको ये CDCSR के तहत इस रोड को बनाया जाए। वो रोड का कार्य जो है अवार्ड हो चुका है। आए दिन गांव वाले उसको बाधित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और काम नहीं होने दे रहे हैं। तो हमारा इस प्रेस के माध्यम से ये निवेदन है कि उस काम को करने दिया जाए। जो बाकी काम है उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में हम करेंगे। आने का कारण क्या है? देखिए, कुछ दिन पूर्व पांडु पंचायत के मुखिया शकीबा खातून के द्वारा एक लेटर पैड के माध्यम से हम लोगों ने जाकर के डीसी के जनता दरबार में एक ज्ञापन सौंपा। उसी का नतीजा है, बहुत जल्दी संज्ञान में लेते हमारी भावनाओं को समझते हुए डीसी साहब ने जो संज्ञान लेकर के 2 दिन पूर्व यानी शुक्रवार को अंचल अधिकारी राम रतन वर्णवाल जी को भेज करके शुक्रवार को निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। सीओ साहब हम लोगों को फ़ोन किए, हमने एक मीटिंग रखी पांडु पंचायत के अंतर्गत मोमिनाबाद में, और बैठ करके वहीं पे मंथन हुआ। मंथन होने के बाद एसडीओ साहब के द्वारा 17 तारीख आज के दिन का एक लेटर 15 तारीख को निकाला गया और उसी को संज्ञान में रखते हुए आज का बैठक हुआ, जिसमें हम लोग का यहाँ विस्थापित तो का जो डिमांड था वो 4 मुद्दा पे हम लोग विशेष रूप पे वहाँ पे रखा, जिसमें पहला है बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। बहुत ही हम लोग ऐसे एक तरफ विस्थापित होकर के एक तरफ जो अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है उधर स्थापित हुए हैं, वहाँ हमारे लोगों को हम लोगों को न बिजली का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, न शिक्षा का व्यवस्था, न स्वास्थ्य का व्यवस्था है। इसी को लेकर के हम लोग डीसी से आग्रह किया था, जो डीसी साहब ने आज का दिन दे करके हम लोगों को मांग को रखने का काम किए। और जब यहाँ पे एसडीओ साहब आए तो सभी अंचल अधिकारी के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास का जो भी है, बिजली विभाग का प्रदीप जेई साहब वगैरह सब लोग आकर के प्रोटोकॉल के तहत एसडीओ साहब के आदेश के अनुसार डोर टू डोर सभी टोला मोहल्ला में जाकर के हम लोग ने सर्वे करके एक मेमोरेंडम तैयार करके और फिर डीसी साहब के पास हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे, जो अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सौंपा जाएगा। पेयजल पानी के लिए बहुत परेशान हो रहा है यहाँ का आदमी विस्थापित जितना भी है। पानी बिना तरस रहा है, लोग प्लस रह गया यहाँ डस्ट से पूरा सभी आदमी को। अगल बगल में हम लोग घर बनाए हैं तो उन लोग हर घर में छत पर है से पूरा मोटा हो गया डस्ट उड़ के। ये हो गया। रोड नहीं है, रोड के लिए है से परेशानी काफ़ी हम लोग का है। स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए काफ़ी हम लोग को परेशान है। बच्चा लोग नहीं पढ़ पा रहा है, दूसरा जगह यहाँ से करीब 4 किलोमीटर भेज रहा है बच्चा लोग, नहीं जा पा रहा है। नहीं स्कूल का मतलब है कोई सुविधा नहीं है। एगो गाड़ी खाली दिया है, 4 गो बच्चा बैठा के और चला जाता है। कितना कम से कम 500 से 700 घर के आबादी है, और वो भी ऐसे एगो गाड़ी देता है। तो एक गाड़ी में 10 लड़का एगो बोलेरो में दे देता है, ज़्यादा ज़्यादा दुख देता है कभी कभार।
तो उससे क्या होगा। इसलिए हमारा ये कहना है जो एनटीपीसी जो रोड का है समस्या हल करे और स्कूल का है से मतलब है पांडु के नाम से नया स्कूल का स्थापित किया जाए। अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम है एमडी शफीक, ग्राम पांडु का हम रहने वाले हैं। ठीक है। जो है पांडु पंचायत में भ्रमण के लिए आए हुए थे, भ्रमण का कारण क्या है? जैसे कि कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने समाज सेवियों ने मिल के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपे थे पुनर्वास स्थानों में मूलभूत सुविधाओं के लेके। आज एसडीओ साहब की अध्यक्षता में एक बैठक की गई ग्राम पंचायत पांडु में, जिसमें हम लोगों ने मांग रखा कि स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली को लेकर। उसके बाद एसडीओ सर का कुछ मीटिंग का कारण हुआ तो वो चले गए फ्लैग मार्च के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे डिप्यूट थे अंचल अधिकारी और वीडियो सर, उसके नेतृत्व में डोर टू डोर हम लोगों ने सर्वे किया, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र के लेके। मगर अभी वो सर्वे करके वीडियो सर चले गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये काम कब तक होती है। ये बहुत बड़ी चुनौती का सवाल है कि ये सिर्फ कागजों में बन के सीमित रह जाती है या फिर ये कुछ करके दिखाएंगे जिला प्रशासन। ये रेगुलर हम लोग ये सब करते आ रहे हैं, मगर आज तक स्पोर्ट में ये चीज दिखा नहीं किसी, और हम विस्थापित लोग परेशान हैं। वर्तमान में समय में आपके पंचायत में बिजली की क्या स्थिति है? अभी 10 दिनों से हम लोग परेशान हैं। बिजली की समस्या बहुत जटिल है। पंचायत माना जाता है, यहाँ की वर्तमान समस्या क्या है? अभी यहाँ पे समस्या यही है सर कि सबसे पहले तो आप लोग जान रहे हैं कि अभी गर्मी का शुरुआत हुआ है, अभी हम लोग का रमजान भी चल रहा है। पानी पहले कंपनी शुरुआत जब आई थी तो टैंकर से पानी पब्लिक तक पहुंचाती थी। जब कंपनी का काम हो गया तो अभी पानी के लिए हम लोग को सबसे बड़ा समस्या अभी पानी और बिजली और रोड, ये 3 चीज का समस्या हम लोग के पंचायत में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, खास करके विस्थापितों के लिए। पानी भी अभी तक हम लोग का कोई सुविधा नहीं किया गया है, ना अभी तक हम लोग का बिजली का सुविधा। आज हम लोग को लगता है कि गर्मी जब से चालू हुआ है तब से बिजली का समस्या बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हो जा रहा है। 1 घंटा बिजली रहता है, उसके बाद 23 घंटा जो बिजली गायब रहती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी अभी उस टाइप से नहीं लगा हुआ है। पुराना वायरिंग भी लाके कर दिया है कंपनी, जिसके वजह से बार बार तार भी जल जा रहा है। तो अभी तो समस्या बहुत सारा है। बाकी हमारे पंचायत के मुखिया जी लोग उपायुक्त के सामने कुछ पेपर आवेदन पत्र लिख के दिए थे। आज उसी को लेके यहाँ पे हमारा गांव में एक मीटिंग रखा गया था और उस जगह पे सभी को सीओ, बीडीओ हमारे और जिला से भी अधिकारी लोग आए हुए थे। और आज पूरा हमारा पंचायत में भ्रमण किया गया कि कहाँ पे क्या क्या चीज का दिक्कत है, और सब चीज एक लिस्ट बनाया गया जो हमारे केरडाड़ी प्रखंड के बीडीओ महोदय सर साथ में घूमकर लिस्ट बना के गए हैं। अब हम लोग जनता बस यही उम्मीद में है सर कि जितना जल्द हो सके जो हमारा समस्या था वो समस्या को समाधान करे, वो सरकार हो या कंपनी हो, मिलजुल के। बस यही अपेक्षा रखते हैं हम लोग। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमसुल है, पांडु पंचायत का पांडु का मैं रहने वाला हूँ। समस्या है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग हैं सो पूर्ण रूप से विस्थापित हो गए हैं और कंपनी को काफ़ी सहयोग भी किए हैं। उसका नतीजा ये है कि कंपनी से महज 500 मीटर दूर लोग हैं सो पुनर्वास किए हैं, और जिसका वजह यह है कि हैवी ब्लास्टिंग की वजह से नए घरों में काफ़ी क्रैक आ गया है, दरार आ गया है। कंपनी से काफ़ी बार यहाँ के स्थानीय लोग गुहार लगाए हैं कि इस पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन कंपनी की जो मनमानी है वो अभी तक नियंत्रण में नहीं दिखी है। दूसरी बात है कि यहाँ प्रदूषण की दंश इतना झेल रहे हैं लोग, जिसके बारे में शब्दों में उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। हम स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा कि आज एसडीओ सर उपस्थित होकर और गांव का औचक निरीक्षक डीसी साहब के आदेश के अनुसार किए थे, तो वो हम लोगों को भरोसा देके गए हैं कि अगर हम वहाँ आए हैं तो संबंधित विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको आदेश दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसका परिणाम धरातल पर दिखेगा। अब हम लोगों को उसी दिन का इंतजार करना है कि वो कब तक प्रदूषण में नियंत्रण करती है। जो हैवी ब्लास्टिंग की वजह से आए दिन घरों में क्रैक हो रही है और या तो जान माल की क्षति हमेशा बनी हुई रहती है, उस पर जिला प्रशासन संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करती है उस चीज़ को हम लोग को देखना है। और जैसा कि लोग बोले कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का एकदम लाचार व्यवस्था है यहाँ पे, इसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जैसा कि हम लोग को विस्थापित करने से पहले बहुत बड़े बड़े बातों पर विश्वास दिलाया गया था
कि कंपनी के आ जाने से इस गांव के लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, लेकिन हमको तो देखने में लग रहा है कि उसका जस्ट अपोजिट स्थिति है यहाँ पे। तो और ना तो यहाँ पे कोई नीति या नियम सुचारू रूप से चल रही है। तो जिला प्रशासन से हम आह्वान करेंगे कि इस पर विशेष संज्ञान लेते हुए और इस पर जो भी प्रत्यक्ष और सकारात्मक पहल हो सके वो करे। धन्यवाद। मेरा नाम रामचंद्र कुमार दास हुआ, मैं पांडु पंचायत का स्थानीय निवासी। रियलिटी क्या है कि केरेडारी कोल माइंस क्षेत्र में पांडु आता है। पांडु में लोगों का शिकायत है कि भारी मात्रा में प्रदूषण से लोग ग्रसित है। क्या कहना लगे? देखिए, ये सच्चाई है। हमारे पांडु पंचायत में ट्रांसपोर्टिंग जो हो रही है, नकास कंपनी जब से आई है तब से ये समस्या और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ना टैंकर सही ढंग से दिया जाता है नकास कंपनी के द्वारा, ना पानी छिड़काव किया जाता है। हमारे क्षेत्र में एक ही रोड है, उसी रोड से पब्लिक को भी जाना होता है और हाईवा भी उसी रोड से जाता है, जो कि ना किसी प्रकार से कोई सेफ्टी है वहाँ पे नकास कंपनी के द्वारा, ना किसी प्रकार से कोई वहाँ पे आदमी रखा गया है। आए दिन रोज एक्सीडेंट की संभावना और बढ़ती जा रही है, क्योंकि गाड़ी चलती है तो पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन वजह से जो बाइक से जा रहे व्यक्ति को दिखता नहीं है, उसके कारण से कई लोग गिर भी गए हैं और इससे पहले एक्सीडेंट भी हुआ है इसी की वजह से। तो हम चाहते हैं जिला प्रशासन से कि जो ट्रांसपोर्टिंग हो रही है और एनटीपीसी से भी चाहते हैं, जो आपका ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं नकास कंपनी है, उसके साथ बैठ के आप पानी छिड़काव सबसे पहले करवाइए, और जो कि आने वाला पब्लिक को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ समस्या पोल्यूशन का बहुत ज्यादा है और हम लोग पोल्यूशन खा के हम लोग रह रहे हैं और किसी प्रकार से कंपनी के द्वारा कोई समझौता अभी तक हम ग्रामीण के बीच नहीं किया गया है। मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, हम यही पांडु पंचायत के अस्थायी निवासी हैं और हाईवा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर से बड़ी खबर सामने आई है। मरम्मत के दौरान एक ट्रक का डीजल टैंक फट गया, जिससे एक मैकेनिक ककरेटा निवासी वासुदेव पूरी तरह से झुलस गए। उसे गंभीर हालत में एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जिंदगी और मौत के बीच की जंग जारी है। सूत्र के अनुसार हादसा तब हुआ जब डीजल टैंक की मरम्मत चल रही थी। नियमों के अनुसार ज्वलनशील पदार्थों वाले टैंक की मरम्मत से पहले पूरी तरह से गैस फ्री करना, फायर सेफ्टी का इंतजाम रखना प्रशिक्षित व्यक्ति की मौजूदगी अनिवार्य है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर जैसे इलाकों में इन सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी आम बात है। मजदूर बिना सुरक्षा के जोखिम भरे काम कर रहे हैं और इसका खामियाजा वासुदेव जैसे लोग अपनी जान देकर भुगत रहे हैं। कोरबा के वार्ड क्रमांक 21 के रहने वाले निवासी पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। सारे निवासियों ने बताया कि पानी की सप्लाई अनियमित हो गई है। अभी केवल 10 से 15 मिनट पानी आता है, तो कभी शाम के समय तो नल बिल्कुल ही सूख जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि कई बार सिविल विभाग और सीएसडी प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता रहा कि प्लांट से पानी नहीं आ रहा है। इस समस्या का संचालन डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह के अधीन होता है, फिर भी कॉलोनी वासियों को लंबे समय से पानी की नियमित सप्लाई नहीं मिल पा रही है। निवासियों का कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान जल्द किया जाए। मैं राकेश कुमार वर्मा, वार्ड क्रमांक 21 से पार्षद महोदय, क्या शिकायत लेकर आप आए हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ जनरली तो जेसीबी कॉलोनी है और कॉलोनी प्रबंधन से प्रॉब्लम हमको होती है और पानी की शिकायत लेकर के आए हुए हैं। पिछले 25/11/25 को हमने आवेदन किया था सीएसबी को, इसके बाद में आज पर्यंत तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके माध्यम से नहीं होने के कारण में हमने जनदर्शन में आया और अपनी प्रमुख बातें जो रखी है पानी की समस्या को लेकर के, कभी 10 मिनट पानी दिया जाता है, कभी 15 मिनट, और कभी ऐसा हो जाता है कि शाम को नल खुलता ही नहीं है। तो इतने महीनों से आप कैसे काम चला रहे हैं? कभी 10 मिनट दे रहे हैं, कभी 5 मिनट दे रहे हैं, उससे अपन पानी बचा करके उस काम किया जा रहा है। किसी के यहाँ और हैंडपम्प या बोर वाला ऐसा कुछ व्यवस्था है? नहीं, सीएसबी में ऐसा बोर वाला सिस्टम नहीं है सर, वो तो प्रबंधन पानी देता है, उसके हिसाब से रहता है। पार्षद महोदय, आपके क्षेत्र के वार्ड में बहुत अधिकांश मकानों को नोटिस जारी हुआ था कि मकान खाली करें, डिसमेंटल किया जाना है, क्या इस वजह से प्रबंधन ने पानी बंद कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल जनरली तो रह ही रहे हैं और खाली जो पड़े हुए हैं मकान उसको तोड़ा भी नहीं जा रहा है और उधर का पानी का सप्लाई भी अभी भी चल ही रहा है और कई अभी घुसे हुए हैं जिनको टूटना है उसे अभी फिर से तोड़े नहीं रहे हैं प्रबंधन, इस कारण से उसमें दोबारा कब्जा हो रहा है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है तोड़ने में, किसी का तोड़ दे रहे हैं, किसी का नहीं तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, पक्षपात नहीं है, क्योंकि उसमें टूटना तो सबको लाइन से ही है, लेकिन आधा तोड़ नहीं है, आधा खाली नहीं कर रहे हैं नोटिस मिलने के बाद भी। नहीं, उस साइड में है ही नहीं है, क्योंकि उस साइड तो पूरा दरवाजा वगैरह निकाल करके ले चुके हैं, तो उसमें सिर्फ तोड़ने वाला कार्रवाई होना है।
समस्या होती है और अभी कुछ दिनों से समथिंग 1 महीना हो गया पानी की समस्या कुछ ज़्यादा ही हो गई है। सिर्फ 10 से 15 मिनट दिया जा रहा है जो कि पर्याप्त नहीं है हम लोगों के लिए। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग इसको लेकर? बचा कर करते हैं भैया, जो 10 मिनट 15 मिनट आता है उसी को भर के रखते हैं टब में या कि टंकी बना कर रखे हैं उसमें, फिर थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करते हैं। यहाँ कलेक्टर साहब क्या बोले आपको? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्या है उसका निराकरण होगा करके चल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।